Hello and welcome back to my channel Crystallizing Ideas. In today's video I'm going to talk about P.B. Shelley, A Defense of Poetry, which is included in block number 3 unit number 4 of the book MEG 5. So without wasting much time, let's move ahead. Shelley had two visions of poetry. The first point is, it is the servant of the reason and the vessel of ideas, beliefs and doctrines which reason conceives. इसका मतलब ये है कि जो रीज़न है उसी से पोइट्री बनती है। एक लॉजिकल थिंकिंग होता है, उस चीज़ से पोइट्री बनती है। एक बड़ी शिप है पोइट्री, एक बहुत बड़ी शिप है आइडियाज़ की, एक सेट ऑफ बिलीव्स की, जिसको रीज़न जन्म देती है। और सेकंड पॉइंट ये है कि इट इज़ द अनकंट्रोलेबल इमेनेशन ऑफ द पैशन और फीलिंग्स। मतलब पोइट्री एक अनकंट्रोलेबली ओरिजिनेट करती है पैशन को। जैसे कि कोई भी पोइट्री हम पढ़े तो उसमें जो पोएट ने इमेजेस क्रिएट किए हैं, कुछ भी वो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, अपनी इनर वर्ल्ड को एक्सप्रेस, इनर थॉट्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो उन वर्सेस को पढ़ के हमें उसकी फीलिंग्स को समझ में आती है, उसकी जो इमेजिनेशन है उस चीज़ को हम भी इमेजिन कर पाते हैं, हम फ़ील कर पाते हैं। तो इसी तरह कोई भी पोइट्री पढ़ने से हमारे मन में पैशन जगता है, फीलिंग्स जगता है, हम फ़ील कर पाते हैं। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि पोइट्री इज़ द अनकंट्रोलेबल इमेजिनेशन ऑफ द पैशन और फीलिंग्स। तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि पैशन आ रहा है तो उसको कंट्रोल करो, कंट्रोल करके जो पोइट्री है वो पढ़ो, ऐसा नहीं होता। पोइट्री पढ़ने से फीलिंग और पैशन आ ही जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि शैली की जो सबसे इंस्पायर्ड वर्क है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आए। तो शैली इंस्पायर हुआ था टू राइट उसका सबसे फेमस वर्क ऑफ प्रोज अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, एक बहुत इन्फ्लेमेटरी वर्क ऑफ अ फ्रेंड थॉमस लव पिकॉक के वर्क जो उसने लिखा था 4 एजेस ऑफ पोइट्री 1820 में, जिसमें उसने कंटेम्प्रेरी पोइट, मतलब उस टाइम के पोइट्स को क्रिटिसाइज़ किया था, जिस चीज़ ने शैली को अपना वर्क लिखने में मजबूर कर दिया। 1821 में शैली ने अपना वर्क अ डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा था। उनमें एक डिबेट तो चल ही रही थी, बट फिर भी उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी बनी हुई थी। और डिफेंस जो है, डिफेंस ऑफ पोइट्री का जो मैन्यूस्क्रिप्ट था वो कंप्लीट करने के बाद शैली ने उन्हीं के दोस्त पिकॉक को ही दे दिया था। शैली के मर जाने के बाद पिकॉक ने वो स्क्रिप्ट जॉन हंट, जो कि एक पब्लिशर हुआ करता था, उनको दे दिया था, जिसने उस स्क्रिप्ट से पिकॉक का जो 4 एजेस का जो रेफरेंस था उसको एडिट करके हटा दिया और उसको पब्लिश ही नहीं करवाया। उसके बाद जब मैरी शैली आई उनके लाइफ में, और मैरी शैली को भी पता चला कि उन्होंने एक डिफेंस ऑफ पोइट्री बोल के एक वर्क लिखा हुआ था, तो मैरी शैली ने क्या किया, 1840, 1847 और 1852 में अपने एडिशन ऑफ डिफेंस रिलीज़ किए, पब्लिश किए। लेकिन उसमें भी जो पिकॉक के वर्क का जो एल्यूजन्स था उसको बिना ही उसमें मेंशन किए पब्लिश करवा दिया था। कुछ टाइम बाद जब मैन्यूस्क्रिप्ट मिले और रिसर्च चलती रही शैली के वर्क्स को लेके, तो कुछ रेफरेंसेस जो शैली ने 4 एजेस को दिए थे अपने वर्क में वो फिर से बाहर आए और पिकॉक का इन्फ्लुएंस इस वर्क में फिर से सामने आया। अपने डिफेंस ऑफ पोइट्री में शैली ये आर्ग्यू करते हैं कि सारा कुछ जो लिटरेचर में होता आया है वो एक सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी से आया है, और क्योंकि पोइट्री भी इसी क्रिएटिविटी के जाल का एक पार्ट है, तो पोइट्री एक बहुत नेसेसरी पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर को रिप्रेजेंट करता है। शैली ने ओरिजिनली सोचा था कि वो 2 पार्ट्स में डिफेंस के और लिखेगा। उसने पिकॉक को एक लेटर में लिखा था, आई डिस्पैच्ड बाय दिस पोस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन essay intended to consist of 3 parts which I designed for an antidote to your 4 ages of poetry। बट अनफॉर्चुनेटली ये सब कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाया, और डिफेंस जो ओरिजिनली पब्लिश किया गया था वॉज मेरेली अ डिफेंस विद नो साइंस ऑफ एन अटैक। शैली के सारे एल्यूजन्स टू पिकॉक एडिटर्स ने कट आउट कर दिए, और जब ये पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुई बाय मिसेस शैली, तो उसमें भी जो पिकॉक के वर्क के एल्यूजन्स थे वो भी सारे कट आउट कर दिए गए।
डिफेंस के अर्ली पब्लिकेशन में हम बहुत इजीली पिकॉक के वर्क के इम्पोर्टेंस को ओवरलुक कर देते हैं, बिकॉज उसमें पिकॉक के सारे रेफरेंस को हटा दिए गए थे। फिर भी दोनों राइटर्स के बीच में ज़ोरों से जो डिबेट चल रहा था फोर एजेस के इम्पोर्टेंस को लेकर, ये साबित करता है कि शेली का जो डिफेंस समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है जितना पिकॉक के फोर एजेस को समझना, क्योंकि फोर एजेस पढ़कर ही शेली ने उसने अपने आर्ग्यूमेंट्स डिफेंस में लिखे थे। अपने वर्क डिफेंस ऑफ पोइट्री में शेली ने ये बताया है कि सारे आर्ट फॉर्म्स या लिटरेचर में एक कनेक्शन है, और ये बोला है कि चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म हो, कोई भी कंटेंट हो, उन सब का एक ही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है, जनरेशन होता है, जिससे वो पैदा होता है, वो है इमेजिनेशन। अपने आर्ग्यूमेंट्स में आगे बढ़ते हुए शेली ये कहते हैं कि पोइट के नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझने से पहले उसको ह्यूमन बीइंग के नेचर और उसके माइंड के बारे में पता करना होगा, जो कि वर्ड्सवर्थ का भी सेम मानना था। कुछ लोगों का मानना ये भी था कि शेली कैंटियन व्यू ऑफ कॉन्शियसनेस को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। कैंटियन व्यू ऑफ कॉन्शियसनेस, इमैनुअल कैंट जो कि एक जर्मन फिलोसफर थे, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी कॉन्शियसनेस की। तो जो शेली थे, ही इज़ नोन टू बी इंस्पायर्ड ऑफ दिस। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कैंट के जो एयर्स थे, जैसे शीलिंग, हेजल, जो कि जर्मन आइडियलिस्ट थे, जिनको कोलरिज भी बहुत एडमायर करते थे, इन सब का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था शेली पे। कुछ मानते थे कि इसी के पर्सपेक्टिव से शेली ने अपना डिफेंस टू पोइट्री लिखा था। शेली कंपेयर करते हैं ह्यूमन माइंड को विद एओलियन लायर, जो कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो चाइम की तरह साउंड प्रोड्यूस करता है जब हवा चलती है। लेकिन शेली आर्ग्यू करते हैं कि अनलाइक एओलियन लायर, इंसान के माइंड का एक और पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडिंग हार्मनी ऑन टॉप ऑफ दीज मेलोडीज़। किसी इंसान के पास जो गिफ्टेड है, उनमें एक सिद्धांत होता है कि जो एक गिफ्ट होता है जो लायर से डिफरेंटली काम करता है, बट वो क्या करता है, उनका माइंड बहुत ही प्लीजिंग इफ़ेक्ट भी क्रिएट कर सकता है और बहुत सुंदर मेलोडी भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू शेली, जो गिफ्ट उनके पास है वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन की मदद से वो बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। शेली मेंटल फैकल्टी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, रीज़न एंड इमेजिनेशन। रीज़न एक लॉजिकल प्रोसेस है जो हेल्प करता है आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में या उन आइडियाज़ के बीच में रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने में, लेकिन ये एक्टिव नहीं होता, ये बहुत पैसिव होता है। और दूसरी तरफ इमेजिनेशन एक्ट्स अपॉन दोज थॉट्स, इट इज़ द सोर्स ऑफ क्रिएशन। रीज़न और इमेजिनेशन के बीच का डिफरेंस क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बीच के डिफरेंस जैसा ही है। हमें इन दोनों का इंपॉर्टेंस पता है, फिर भी हम एक को दूसरे से ऊपर रखते हैं और एक दूसरे को साथ में लेके चलते हैं। रीज़न नीचे है इमेजिनेशन से, बट इमेजिनेशन के लिए रीज़न का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीज़न के बिना एक इमेजिनेशन अच्छा इमेजिनेशन नहीं हो सकेगा, एक बहुत ही ख्याली पुलाव जैसा बन जाएगा। तो इसके लिए अगर हम रीज़न को साथ लेते हुए इमेजिनेशन करें, तो जो आउटपुट निकल के आएगा वो बहुत ही प्रोडक्टिव होगा और बहुत ही वर्दीफुल होगा। But by contrast, imagination is mind acting upon those thoughts so as to color them with its own light and composing from them as from elements and other thoughts. लेकिन imagination इससे opposite है। imagination उन thoughts को जो reason produce करता है, उनको अपने light के रंग में रंग देता है और फिर उससे compose करता है। इमेजिनेशन वो देख सकती है जो फिज़िकल वर्ल्ड में दिखाई नहीं देती, जो अकॉर्डिंग टू प्लेटो सिर्फ एक इम्परफेक्ट इमिटेशन है। इमेजिनेशन रीज़न से ऊपर है, सुपीरियर है, जो रीज़न से ही बनता है बट उसको एक्सीड भी कर देता है। अकॉर्डिंग टू शेली, पोइट्री के 2 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इज़ एक न्यू मटेरियल ऑफ नॉलेज, पावर एंड प्लेजर को क्रिएट करना। मतलब एक पोइट्री एक न्यू पावर को क्रिएट करता है, एक न्यू प्लेजर को क्रिएट करता है, एक न्यू नॉलेज, मटेरियल ऑफ नॉलेज, जिससे हम कुछ नया सीख सकते हैं, उस चीज़ को पोइट्री क्रिएट करता है। और सेकेंड पॉइंट इज़ माइंड की भूख को रेज़ करता है टू रिप्रोड्यूस, नया बनाने के लिए।
पोइट्री इंसान का आउटवर्ड बाहरी एक्सप्रेशन है उसके इमेजिनेशन का। तो पोइट किस तरीके से अपनी दुनिया को इमेजिन कर रहा है, किस तरह से कुछ भी इमेजिन कर रहा है, तो वो पोइट्री के माध्यम से अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड को रीडर्स तक पहुंचाते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये एक इन्नेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन, ये इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन है। ये जो पोइट है वो सीखता नहीं है, वो अब उसके पास ऑटोमेटिकली होता है। अपने पॉइंट को समझाने के लिए उन्होंने इस चीज़ का एग्जाम्पल दिया है कि ह्यूमन बीइंग एक बॉडी है और उसका सोल इमेजिनेटिव है। हम वर्ल्ड से इंटरेक्ट कैसे करते हैं वो ही एक पोइट्री है। हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को ढूंढ रहे हैं बाय इवैल्यूएटिंग, रिवाइजिंग, प्रोसेसिंग द थिंग्स। तो एक पोएटिक लैंग्वेज स्पीच से ज़्यादा बेटर ह्यूमन इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करता है, क्योंकि स्पीच तो सिर्फ हमारे थॉट्स को ही एक्सप्रेस करती है। शेली होल्ड्स पोएट्री एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट, सुपीरियर टू म्यूज़िक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। तो शेली का सोशल एस्पेक्ट ऑफ पोइट्री क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। तो पोइट्री सिर्फ प्लेजर के लिए ही नहीं बनी होती, एक पोइट्री इंसान के अंदर की गुडनेस को भी रियलाइज़ करने में हेल्प करती है। बट एट द सेम टाइम पोइट्री डायडैक्टिक नहीं होनी चाहिए। डायडैक्टिक मतलब इंटेंडेड टू टीच अ मॉरल लेसन, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो पोइट्री कॉम्पोजिशन एक अनकंट्रोल्ड प्रैक्टिस है, क्योंकि पोइट्री ह्यूमन बींग्स का एक इनबिल्ट क्वालिटी है। इसको कोई ट्रांसलेट नहीं कर सकता, इसको ऐसे ही समझना होगा जैसे वो आया है ह्यूमन माइंड में। सोर्स ऑफ क्रिएशन इंटरनल होता है और हमें नहीं पता कि कब और किस तरह ह्यूमन इंस्पिरेशन जागेगी। हम जो इमेजिन करते हैं वैसे का वैसा हम कंपोज नहीं कर सकते। कॉम्पोजिशन हमेशा इमेजिनेशन से इन्फेरियर रहेगी, बिकॉज इमेजिनेशन एक प्राइमरी ट्रुथ है। ये पॉइंट प्लेटो के माइमेसिस के पॉइंट से मिलता है। ये डिस्कस करने के बाद कि पोइट कौन है और पोइट्री क्या है, शेली ये डिस्कस करते हैं कि पोइट्री का इफ़ेक्ट क्या है सोसाइटी में। शेली बोलते हैं कि पोइट्री ऑल्दो बहुत डिलाइटफुल होती है अगर रीज़न भी उसका साथ दे। और वो ये बोलते हैं कि यूटिलिटी एंड प्लेजर दोनों एक ही चीज़ होती है। मतलब कि अगर कोई किसी चीज़ से हमें प्लेजर मिल रहा है तो मतलब उस चीज़ का यूटिलिटी भी है, वो यूज़लेस नहीं है। किसी यूज़लेस चीज़ से हमें प्लेजर नहीं मिल सकता, वो ऐसा मानते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि यही जो चीज़ है ये वो उस इंसान का क्रेविंग बन जाता है जो एक इंटेलिजेंट है, जो अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है, जो मतलब ज्ञानी है, इंटेलिजेंट है। तो वही जो इंटेलिजेंट इंसान है वही एक यूज़फुल चीज़ से प्लेजर पा सकता है। वो उस चीज़ का यूटिलिटी समझेगा पहले, उसके बाद अगर उस चीज़ में यूटिलिटी है तो उस चीज़ से उसको प्लेजर मिलेगा। शेली मानते हैं कि प्लेजर के दो टाइप्स होते हैं, एक परमानेंट होता है जो ड्यूरेबल होता है, और दूसरा होता है ट्रांजिटरी, मतलब जो शॉर्ट लिव्ड होता है। तो परमानेंट वाला जो प्लेजर है वो इमेजिनेशन को एनलार्ज करती है, अफेक्शंस को प्यूरीफाई करती है, फीलिंग्स को प्यूरीफाई करती है, माइंड सोल दोनों को प्यूरीफाई करती है। बट जो ट्रांजिटरी होता है, जो शॉर्ट लिव्ड प्लेजर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है। वो हमारे एनिमलिस्टिक जो हमारे वाइल्ड नेचर है उसी को फीड करता है। जो लोग ट्रांजिटरी प्लेजर को फॉलो करते हैं वो पोइट के फुटस्टेप्स को फॉलो नहीं कर सकते, वो पोइट को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। वो पोइट जो प्लेजर को उसके हाईएस्ट सेंस में एक्सपीरियंस करता है, जो पोइट्री का ट्रू यूटिलिटी है, वो लोग जो इस प्लेजर को फॉलो करते हैं, जो मतलब परमानेंट वाले प्लेजर को फॉलो करते हैं, उनको पोइटिकल फिलोसफर्स माना जाता है। So guys, that's all for today's video. I hope you enjoyed it. Hope to see you in the next one. Thank you.